हेलो एवरीवन। सो आज हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ द इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ स्टडी करेंगे और देखेंगे कि एक्चुअल में इकोनॉमिक्स क्या है, उसका यूज़ एक्चुअल में कैसे होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हमें ठीक है तो ये बताया गया है कि स्टार्टिंग से ही कि जब ह्यूमन की सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई तो वो अपने जो लाइवलीहुड के लिए मतलब अपने जीवन यापन के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज पर बेस्ड था। ठीक है, तो जो मेनली उसकी एक्टिविटीज़ थी वो थी उसमें हंटिंग। ठीक है, हंटिंग और साथ साथ में एनिमल हस्बेंड्री, मतलब एनिमल के द्वारा एक्चुअल में ठीक है उसका जो भी था इसमें खाना पीना होता था। लेकिन हम एक्चुअली जैसे जैसे आगे बढ़े टाइम ठीक एक्सपेंड हुआ, ठीक इंसान ने अपने आप को थोड़ा और अच्छा डेवलप किया तो यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमारे सामने आई और वो हमारे लिए एज ए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के रूप में यहाँ पर शामिल हुए। ठीक है, जैसे इंडस्ट्रीज़ का होना डेवलप्ड हुआ, साथ साथ बहुत सारा जो सर्विस सेक्टर था वो भी डेवलप्ड हुआ। तो यहाँ पर आज जो हम इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी देख रहे हैं वो एक बहुत ही सारे जो फेज से आगे आगे बढ़ी है। मतलब यदि आप देखें आज से ओल्ड टाइम में तो इंसान के पास इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती नहीं थी, लेकिन आज हमारे पास एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है तो वे सारी चीज़ें हमारी इकोनॉमिक्स में इंक्लूड हो रही हैं। तो जैसे आजकल हो रही है मेनली कि जो कॉमर्शियल एक्टिविटियाँ हो रही है, ठीक है, आपको जिसमें एम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे सोर्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स के साथ में डील आउट करती है। ठीक है, अब यदि हम देखें तो एक्चुअल में इकोनॉमिक्स को हमारे ओल्ड टाइम के अनुसार तो यहाँ पर जो हमारा जो एंशंट जो हमारे ऑथर्स थे, थिंकर्स थे, ठीक, उन्होंने इकोनॉमिक्स को नाम दिया वार्ता। ठीक है, जो ये हिंदी में लिखा हुआ है, संस्कृत में जो ये है, ठीक है, इसको नाम दिया वार्ता। वार्ता का मतलब है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक, अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कौन सी चीज़ें शामिल होती थी, ठीक, वो भी उन्होंने बताई। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है सबसे पहले एग्रीकल्चर, ठीक, एग्रीकल्चर, उसके बाद नाम दे दिया पालय, उसके बाद बोल दिया वाणिज्यम। तो मतलब ठीक है, हम यदि देखें तो आ जाता है सबसे पहले एग्रीकल्चर, उसके बाद में आ जाता है एनिमल हस्बेंड्री पालना, फिर आ जाता है वाणिज्यम, मतलब आपकी जो भी इसमें एक्टिविटीज़ है, कॉमर्शियल एक्टिविटियाँ हैं, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। ठीक है, तो ये था इकोनॉमिक्स का बेसिक सा ओवरव्यू कि एक्चुअल कौन सी चीज़ शामिल होती है, कौन सी चीज़ शामिल नहीं होती है। ठीक है, हमने इनके बारे में देखा। फिर अब आगे चलेंगे और देखेंगे कि इकोनॉमिक्स में एक्चुअल में कौन सी चीज़ें तो शामिल तो हो गई, लेकिन जो डेफिनेशंस वगैरह है वो देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। अब ये सारी जितनी भी डेफिनेशंस हैं हम इनके बारे में इन डेप्थ स्टडी ऑलरेडी हो चुकी है। आपको यदि याद हो तो 11th में इसकी स्टडी हो रखी है। ठीक है, तो सिर्फ आपको यहाँ पर ऑथर्स के नाम याद रखने हैं कि ये थ्योरी देने वाला एक्चुअल में कौन सा व्यक्ति था। तो हम इसको भी देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको हटा लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर ही बताया गया है कि इकोनॉमिक्स का फादर माना गया एडम स्मिथ को। ठीक है, ये बात हमेशा आपको याद रखनी, 11th में आपको बहुत बार बताई गई है। इकोनॉमिक्स का फादर कहा गया एडम स्मिथ को कहा गया है। ठीक है, अब उन्होंने जो अपनी इकोनॉमिक्स को बताया, उन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है, वेल्थ की साइंस है। ठीक है, तो उन्होंने जो वेल्थ बेस्ड अपनी डेफिनेशंस दी थी, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद आ जाता है नाम आ जाता है वेलफेयर बेस्ड डेफिनेशन का, इसको देने वाले थे मार्शल। ठीक है, उन्होंने कहा कि सिर्फ इकोनॉमिक्स में वेल्थ के बारे में स्टडी नहीं होनी चाहिए, हमेशा इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक वेलफेयर की बात होनी चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने अपना सारा एम्फेसाइज दिया वेलफेयर पर और वो भी नाम दिया इकोनॉमिक वेलफेयर पर, उनका सारा एम्फेसाइज था। उसके बाद में जो थर्ड डेफिनेशन आ जाती है जिसको नाम दिया गया स्कैर्सिटी बेस्ड डेफिनेशन। ठीक है, रॉबिन्स के द्वारा दी गई थी, वर्ल्ड फेमस डेफिनेशन। और आज जो हमारी इकोनॉमिक्स की जो भी स्टडी होती है वो मेनली इसी पर बेस्ड स्टडी हो रही है। ठीक है, और उन्होंने कहा था कि अब जो स्कैर्सिटी में बताया गया कि हमारे पास में जो रिसोर्सेज हैं उनकी शॉर्टेज है, लेकिन हमारी इच्छाएं बहुत ज़्यादा है, वांट्स आर अनलिमिटेड। ठीक है, उसके बाद सेकंड आ जाता है कि जो रिसोर्सेज आर लिमिटेड, मतलब हमारे पास रिसोर्सेज थोड़े ही है और जो भी रिसोर्सेज हैं उनका अलग अलग यूज़ भी है, डिफरेंट यूज़ भी है। तो उन्होंने बताया गया हमेशा जो चॉइस मेकिंग डेवलप्ड हो जाती है। ठीक है, जब आपकी इच्छाएं ज़्यादा है, रिसोर्सेज कम है और उनका जो अल्टरनेटिव जो यूज़ भी है, तो फिर हमें यहाँ पर जो चॉइस करनी पड़ती है कि एक्चुअल कौन से रिसोर्सेज का कहाँ यूज़ किया जाए। तो ये डेफिनेशन ही आपको याद रखनी है। ठीक है, मोस्टली जो हमारी इकोनॉमिक्स की फील्ड में काम आती है, क्योंकि जो एक्चुअल में चॉइस मेकिंग के कारण ही इकोनॉमिक्स आज हमारे सामने है। यदि हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं अनाप शनाप, ठीक है, कि जैसे हमारी इच्छा ज़्यादा है, तो यदि हमारे रिसोर्सेज होते हैं अनाप शनाप,
तो हमें इकोनॉमिक्स की कोई नीड नहीं थी, ठीक है, हमें इकोनॉमिक्स की कोई नीड ही नहीं थी। लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए कहा गया है कि इच्छाएं ज़्यादा है, रिसोर्सेज कम है, तो उनका सही तरीके से एक्चुअल में कैसे यूज़ किया जाए, ये बात यहाँ पर स्केर्सिटी बेस्ड डेफिनेशन में हमको समझाई गई है। उसके बाद आ जाता है 4th नंबर में डेवलपमेंट बेस्ड डेफिनेशन, ठीक है। डेवलपमेंट बेस्ड डेफिनेशन नाम दिया था इसको जो सैमुअल्सन देने वाला था, ठीक है। सैमुअल्सन ने कहा कि इकोनॉमिक्स में ये सारी चीज़ें होती है, वेल्थ भी है, वेलफेयर भी है, स्केर्सिटी भी है, लेकिन इकोनॉमिक्स खुद जो डायनेमिक है, जो हर दिन चेंज हो रही है, और बात बिल्कुल सही भी है, ठीक है। यदि आप आज देखिए एक्टिविटीज़ को, आज एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी आज बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज से पहले इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं होती थी। तो हमारी इकोनॉमी पूरी एक्चुअल में डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब जो हर दिन चेंज होती रहे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने इसको देख लिया। फिर उसके बाद में जो मेन एक और डेफिनेशन रह जाती है, हमने जिसको नाम दिया है यहाँ पर, हाँ ठीक है, लास्ट आ जाता है वांटलेसनेस बेस्ड डेफिनेशन, और इसको देने वाले थे प्रोफेसर JK मेहता। हमने जिनके बारे में स्टडी भी की थी, इंडियन थे, और इन्होंने कहा है कि सब बातें सही है, ठीक है, हमारे पास में पैसा भी है, इच्छाएं भी ज़्यादा है, जो रिसोर्सेज भी कम है, अब इसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा इसका एक ही सॉल्यूशन है कि हम अपनी इच्छाओं को डे बाय डे जो रिड्यूस करते जाए, ठीक है। अब उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि सारी एक्टिविटी बंद कर दो, इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद कर दो, नहीं, उन्होंने कहा कि हमेशा डे बाय डे हमें अपनी इच्छाओं को जो हमेशा इसको रिड्यूस करते जाना चाहिए, ठीक है, कि जिससे जो लोग हमारे बाद में आ रहे हैं उनको वो रिसोर्सेज मिलते रहे। अब यदि हर व्यक्ति अपने आसपास के जो भी रिसोर्सेज है, यदि वो उनका अंधाधुंध जो यूज़ करेगा, तो एक दिन वो वहाँ से एक्चुअल में गायब ही हो जाएंगे, वो आपको मिलेंगे। पहाड़ के पहाड़ एक्चुअली गायब हो गए, क्योंकि हमने ठीक उनको एक्चुअल में तो जो तोड़ तोड़ के बेच दिया। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि इच्छाएं हैं, उनका सही तरीके से यदि जो यूज़ किया जाए तो ये सबसे फ़ायदेमंद हमारे लिए हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक आ गए। तो ये सारी जो डेफिनेशंस थी हमने देखी, इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट एक्चुअली कैसे हुआ। तो ये डेफिनेशंस आपको ऑथर के नाम के साथ याद रखनी है। फिर आ जाता है कि अल्टीमेटली इकोनॉमिक्स क्या है। तो इकोनॉमिक्स हमारी सोशल साइंस है। अब क्यों है सोशल साइंस, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंसान के बिहेवियर के साथ बेस्ड है। इंसान के बिहेवियर के साथ जब एक चीज जुड़ी हुई है, इसलिए इसको सोशल साइंस नाम दिया गया है, ठीक है। ये इंसान की सोच पर, इंसान की एक्टिविटीज पर बेस्ड है, और इंसान का बिहेवियर कभी एक जैसा नहीं होता। तो ये हर पल चेंज होती रहती है। ये कोई प्योर साइंस जैसी नहीं है, जैसे जो साइंस के रूल्स होते हैं कि आप यदि ठीक है तो इस केमिकल को इसके साथ यदि ऐड करेंगे, मिक्सअप करेंगे, तो ये जो रिएक्शन बनेगी वो वहाँ पर फिक्स है, ठीक है, रिजिड है लॉ उसके। लेकिन इसके लॉ एज इट इज फिक्स नहीं है, ये हमेशा जो टाइम के अनुसार चेंज होते रहते हैं, ठीक है। और इसके बाद बताया गया है कि इकोनॉमिक्स में हमेशा स्टडी होती है इकोनॉमिक के जो बिहेवियर की। अब इकोनॉमिक के बिहेवियर में इंडिविजुअल्स के बारे में स्टडी होती है, ठीक है। इंडिविजुअल मतलब सिंगल पर्सन के बारे में, नेशन के बारे में, मतलब पूरी इकोनॉमी के बारे में। तो इकोनॉमी को हम एक्चुअली दो स्टेज पर देखेंगे, ठीक है, एक देखेंगे स्मॉल स्टेज पर और देखेंगे एक लार्ज स्टेज पर। तो ये दो इकोनॉमिक्स को स्टडी करने के पॉइंट्स व्यू हो जाएंगे। और फिर इसके बाद में हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, तो ये हो गया सॉल्यूशन फाइंड आउट करना कि हमारी वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज कम है, तो चॉइस मेकिंग हो गई है। अब इसको कैसे दूर किया जाए, तो वापस वही बात मैंने आपको बताई थी, चॉइस मेकिंग जब भी हो जाए तो हम देखेंगे हमारे लिए कौन सी चीज़ अभी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे जो देश में, ठीक है, बहुत बड़ी स्थिति चल रही है, ठीक है, अवेयर सब लोगों पे कोरोना से। तो अब क्या होना था कि हमारी जो डील होनी थी बहुत सारे जो देशों के साथ में हथियार खरीदने के लिए, ठीक है, लेकिन वो डील को अभी हम आगे नहीं बढ़ा रहे। क्यों? क्योंकि अभी हमें वो पैसा इकोनॉमी को जो सर्वाइव करने में लगाना है। तो अभी हमारे लिए चॉइस मेकिंग होगी यहाँ पर भी पहले, ठीक है, कि एक्चुअल में जो हमारे पास रिसोर्सेज है उसका कहाँ पर यूज़ किया जाए। तो अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि अपनी इकोनॉमी को सर्वाइव करना, अपने लोगों को खाना देना। तो वहाँ पर फिर हथियारों की कोई ज़रूरत नहीं हो जाती, ठीक है। आज नहीं तो कल हम इनको परचेज तो कर लेंगे, लेकिन पहले जो चीज़ है पहले उसको डिसाइड किया जाए, उसके बाद आगे बढ़ा जाए। तो इकोनॉमिक्स भी ऐसी प्रायोरिटी, और आप सब अपनी लाइफ में हर दिन सेट करते हैं प्रायोरिटी, ठीक है। आप जैसे जो कभी शॉप पर जा रहे हैं तो आप वहाँ पर या सेट करते हैं प्रायोरिटी कि इसका प्राइस ये, इसका प्राइस ये है। फिर आप देख लेते हैं मेरे लिए एक्चुअल में कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, अभी कौन सी चीज़ जरूरी है, वो चीज़ यहाँ पर देखने आनी है, ठीक। बिल्कुल ले मैन के साथ जुड़ी हुई, मतलब आम आदमी के साथ जुड़ी हुई इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये कोई इतना कोई नहीं है कि जो हाई फाई है ये चीज़ है वो चीज़ नहीं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। सिंपल से जो लॉ बताए गए हैं कि इकोनॉमिक्स स्टडी में क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा। फिर आगे देखेंगे इसका नेचर कैसा है और इसका स्कोप कितना है, मतलब इसका एरिया एक्चुअल कितना है, इकोनॉमिक्स कैसी है, ठीक है। तो एक्चुअल में कैसी है, ठीक है, तुमने देख लिया सोशल साइंस, ठीक है। चलो सेकंड पेज पे आ जाते हैं हम, इसको बंद कर देते हैं।
चलिए, अब ये जो आपके सामने चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट में हमने इकोनॉमिक्स को दो पार्ट से बांटा है। ठीक है, अच्छे से इस चार्ट्स को समझना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक्स का जो बेस है वो सारा यहीं से स्टार्ट हो रहा है, वो सारा यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर बताया गया है कि इकोनॉमिक्स को हमने दो भाग में बांट दिया, माइक्रो एंड मैक्रो। अब इन दो वर्ड्स को अच्छे से आप स्टडी कर लें। ठीक है, जो पहला वर्ड है माइक्रो, इसका मतलब है स्मॉल। स्मॉल बोल दो या बोल दो इंडिविजुअल लेवल। जब भी सिंगल की बात हो, इंडिविजुअल की बात हो, तो वो हमेशा स्टडी बन जाती है माइक्रो की। लेकिन जब पूरे देश की या फिर इकोनॉमी की बात हो रही हो, इकोनॉमी एज अ होल की बात हो रही हो, तो वो बन जाता है मैक्रो। ठीक है, तो जैसे मान लो मैं यदि किसी जो सिंगल जो फर्म के बारे में स्टडी कर रहा हूँ या फिर एज ए कंज्यूमर के बारे में स्टडी कर रहा हूँ, तो ये सारी स्टडीज आ जाएगी माइक्रो में, क्योंकि स्मॉल लेवल की बात हो रही है। लेकिन जब इकोनॉमी एज ए होल की बात करूँ, ओवरऑल सब की बात करूँ, तो वो बन जाएगा मैक्रो में बन जाएगा। जैसे जो माइक्रो में बात हो जाती है खाने पीने की, कंजप्शन की। ठीक है, हर व्यक्ति के साथ रिलेटेड है। फिर आ जाता है आउटपुट के साथ रिलेटेड आ जाता है, प्रोडक्शन में आ जाता है, उसके बाद आ जाता है एक्सचेंज आ जाता है, उसके बाद आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन और इकोनॉमिक वेलफेयर। तो ये चीज़ें हर लेवल पर होती हैं, मतलब एज इसमें छोटे लेवल पर भी होती हैं। ठीक है, फिर लेकिन जब बात आएगी यहाँ पर सेकंड कंसेप्ट में, जो एज होल कंसेप्ट की बात करता है, ओवरऑल की बात करता है मैक्रो, तो यहाँ पर देखेंगे हम एज अ नेशनल इनकम। अब ये तो पता होगा, नेशनल इनकम मतलब पूरे देश की इनकम, तो बात हो रही है पूरे देश की हो रही है, इकोनॉमी एज होल। ठीक है, और एट लार्ज स्टेज, तो यहाँ पर बात हो रही है वो पूरी इकोनॉमी की हो रही है, तो ये बन जाएगा मैक्रो कंसेप्ट। अच्छे से याद रखना, जनरल प्राइस लेवल, पूरे देश में क्या प्राइस चल रहा है ये देखा जाएगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पूरे इकोनॉमी के डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो ये दो कंसेप्ट आपको अच्छे से याद रखने, माइक्रो एंड मैक्रो। हमारी पूरी इकोनॉमी इन्हीं पर बेस्ड है, और आपका जो सिलेबस है उसके भी दो पार्ट हो रखे हैं। ठीक है, कि जिसमें जो 40 मार्क्स की माइक्रो है एंड 40 मार्क्स की मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, आप यहाँ से इसको स्टडी करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, और ये दोनों आपस में इंटरलिंक है। पहले जब आप इंडिविजुअल लेवल को देखेंगे, फिर वो बनेगा लार्ज स्टेज पर। ठीक है, यदि मैं हर व्यक्ति को ऐड करूं, एक ही है, तो जब इतने सारे एक व्यक्ति को ऐड करूंगा, तो उनकी पूरी सोसाइटी बनेगी, पूरा नेशन बनेगा, पूरी इकोनॉमी बनेगी। तो ये दोनों आपस में इंटरलिंक है, इस बात को यहाँ पर समझना है। अब ये जो दोनों वर्ड है, इनका सबसे पहले यूज एक्चुअली में कहा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अपने नोट्स में भी मेंशन करेंगे। तो ये दोनों जो वर्ड है माइक्रो और मैक्रो, इनका फर्स्ट यूज किया गया था जो 1933 में रैगनर के द्वारा। ठीक है, रैगनर जो फ्रिस्क के द्वारा इन दोनों वर्ड्स का यूज किया गया था, और ये दोनों वर्ड्स ओरिजिनली आए हैं तो जो ग्रीक वर्ड से आए हैं, और यहाँ पर जो सी की जगह के का यूज किया गया था, माइक्रोस एंड मैक्रोस। अब इनका जो मीनिंग है वो भी सेम था, स्मॉल और लार्ज नंबर में इनका यूज किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर अभी इस स्टडी में आ गया। ठीक है, स्मॉल लेवल मतलब हो गया माइक्रो, जहाँ पर इंडिविजुअल की बात हो। अब इंडिविजुअल में कौन कौन आएगा, सबसे पहले आ जाएगा आम व्यक्ति, जो आप है, हम हैं, सब पे कंज्यूमर। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है मैन्युफैक्चर बोल दो। ठीक है, जो सामान बना रहा है। ठीक है, प्रोड्यूसर, या फिर एक फर्म, एक शॉप हो सकती है, एक कोई फैक्ट्री हो सकती है, सिर्फ जहाँ पर सिंगल स्टडी की बात हो रही हो। लेकिन जब बात आती है मैक्रो, तो एज इकोनॉमी एज ए होल की बात होगी। चलो मैं इसको थोड़ा और समझा देता हूँ। मान लो मैंने कहा जैसे जो टाटा आयरन कंपनी, तो बात हो रही है एक की, तो जब बात एक की हो रही है तो इसको नाम दोगे आप एज अ माइक्रो कंसेप्ट है। लेकिन मैंने बोल दी आयरन इंडस्ट्री, अब उस आयरन इंडस्ट्री में भले 100 फैक्ट्रियां हैं, 1000 फैक्ट्रियां हैं, तो वे सारे एक साथ हो गए। जब वे सारे एक साथ हो गए तो हमने इसको नाम दिया मैक्रो, इसको नाम दिया जाएगा। ये बात हो रही है मैक्रो की हो रही है। ठीक है, मेरे अनुसार अब समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से कि जो दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, फिर अब इसके आगे देख लेते हैं थोड़ा बहुत इन डेप्थ। तो मैंने जो आपको समझाया वो मेनली आपको इधर देखने को मैक्रो, तो इसको नाम दिया गया है, जो प्राइस थ्योरी भी नाम दिया गया है, जो इंडिविजुअल के बिहेवियर के साथ ऐड है। जो आपको इंडिविजुअल के बिहेवियर के बारे में आपको स्टडी कराए, उसको नाम दिया गया मैक्रो, उसको नाम दिया गया। अब यहाँ पर इंडिविजुअल कौन हो सकता है, तो पहले बता दिया कंज्यूमर, उसके बाद हो गया प्रोड्यूसर, और एक फर्म हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पर स्टडी की जाती है जो उसके आउटपुट से रिलेटेड आउटपुट। ठीक है, उसके आउटपुट से रिलेटेड यहाँ पर स्टडी की जाती है, प्राइस से रिलेटेड उसके बारे में स्टडी की जाती है, इसलिए इसको सेकंड नाम दिया गया, प्राइस थ्योरी भी इसको नाम दिया गया है। अब एज यहाँ पर ये सब अपने अपने उद्देश्य को लेके चलते हैं। जैसे आप यदि सामान खरीदने जाएंगे तो आप देखेंगे कि मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल कहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा, मैं जो पैसा पे कर रहा हूँ मुझे सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन कौन सी चीज़ में मिलेगा। तो सब अपना अपना उद्देश्य लेकर यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को आगे ले जा रहे हैं।
ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हो गया, मान लो आपकी फर्म है, ठीक है, आप यदि कोई सामान को सोल्ड आउट करते बेचते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि मुझे सबसे ज़्यादा लाभ कहाँ पर होगा, प्रॉफिट कहाँ पर होगा, तो ये आपका उद्देश्य है। तो मतलब यहाँ पर अब देखा कि इंडिविजुअल अपने स्तर पे काम करता है और उसके पीछे उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव जरूर हुआ करता है, ठीक है। तो जब बात होगी है इंडिविजुअल की तो आ जाएगा स्मॉल कंसेप्ट और इसी को नाम दिया है कि माइक्रो नाम दिया गया है, ठीक है। चलो फिर इसके बाद में आ जाता है मैक्रो। तो वापस वही बात है कि यहाँ पर एज ए इकोनॉमी एज ए लार्ज के बारे में बात होगी, ब्रॉड व्यू है, ठीक है, ब्रॉड या फिर एज ए वाइड व्यू या फिर इसको हम एज एग्रीगेट व्यू के नाम से भी बता सकते हैं। आप इसको एग्रीगेट व्यू के नाम से भी बता सकते हैं। अब इसमें जो यहाँ पर इसमें चीज़ें शामिल हो रही है, सबसे पहले उसमें नेशनल इनकम हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, नेशनल सेविंग हो गया, नेशनल इन्वेस्टमेंट हो गया, और हमारे देश में क्या अभी जो प्राइस चल रहा है जनरल प्राइस लेवल, देखो दोनों में अंतर समझ लेना। प्राइस थ्योरी पर इंडिविजुअल के बारे में, जनरल मतलब जो सब पर लागू, ठीक है, सब पर मतलब इकोनॉमी एज ए होल के बारे में बात हो रही है, तो इस बात को समझना अच्छे से, ठीक है। चलो अब इसके बारे में जो इन डेप्थ स्टडी है वो दी गई थी एक्चुअली कीन्स के द्वारा, ठीक है, कीन्स के द्वारा दी गई थी, और ये जो डेवलप्ड हुई थी ये थोड़ी सी लेट डेवलप्ड हुई थी। आप कह सकते हैं आज से लगभग जो 100 साल भी नहीं होगी, 90 साल पहले ये इकोनॉमी डेवलप्ड हुई थी, ठीक, 1930 के आसपास डेवलप्ड हुई थी। कीन्स को कहा जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर कहा जाता है, इस बात को अच्छे से याद रखना है। एडम स्मिथ हमारे इकोनॉमिक्स के फादर है, ठीक है, लेकिन जब बात आ जाए यहाँ पर, ठीक है, हमेशा इसमें लार्ज इकोनॉमी की तो बात आ जाएगी हमेशा कीन्स की, और कीन्स को कहा जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर कहा जाता है। तो हमने यहाँ पर देख लिया इकोनॉमिक्स को दो भागों में। अब इन दोनों के जो थोड़े से जो डिफरेंस है वो भी हम देख लेते हैं, जो अगले पेज पर दिए हुए हैं आई थिंक। तो नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं, और चलिए ये तो इकोनॉमिक एनालिसिस बाद में देखेंगे, पहले हम इस टेबल को स्टडी करते हैं। पहले इस टेबल को स्टडी करते हैं, और जो सारे जो डिफरेंस होंगे वो मैं आपको कुछ और पीडीएफ्स के थ्रू आपको दे दूंगा कि जिससे आपको थोड़ा फ़ायदा हो जाए, आपकी स्टडी थोड़ी अच्छे से चलती रहे। तो जैसे बता दिया यूनिट ऑफ स्टडी, तो यहाँ इंडिविजुअल के बारे में बात माइक्रो, और यहाँ पर होगी होल इकोनॉमी ऑफ अ नेशन। आपको यदि ये बात समझ में आ जाए तो आपको लगभग आधी इकोनॉमिक्स समझ में आ गए, ठीक है। तो जब इंडिविजुअल की बात माइक्रो, होल की बात हो मैक्रो, ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ हमने एजम्पशंस माने हैं, मतलब जब ये एजम्पशंस नहीं होंगे तो शायद हम अपनी स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ एजम्पशंस है जो जहाँ पर बताया गया है कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल चल रहा है, ठीक है, जो सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, मतलब जब भी बात हो स्मॉल लेवल की तो देखेंगे कि जो लार्ज लेवल में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब लार्ज लेवल में कोई चेंज नहीं हो रहा है, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ में इंटर रिलेटेड है, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, तो वहाँ पर कोई चेंज नहीं हो रहा है। और जब हम उसकी स्टडी करेंगे मैक्रो की तो देखेंगे कि जो स्मॉल लेवल पर कोई यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है, मतलब दोनों आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। फिर यहाँ पर आ गया ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। तो जब बात आ रही है ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी की तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज, कि जो भी रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सके। लेकिन यहाँ पर बात होगी एक्सपेंशन की, ठीक है, और साथ साथ में अचीवमेंट की, एक्सपेंशन और अचीवमेंट की बात होगी, जो फुल एम्प्लॉयमेंट की और हमारे आउटपुट लेवल की, ठीक है, क्योंकि पूरी इकोनॉमी की बात हो रही है अच्छे से, अभी से इसको समझ लेना, पूरी इकोनॉमी की बात हो रही है तो देखेंगे कि हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कितना है, क्या सबके पास रोजगार है या नहीं है, आउटपुट कितना हो रहा है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब इसके टूल्स कौन से हैं, तो इसका टूल्स होगी प्राइस मैकेनिज्म, ये चलता है प्राइस मैकेनिज्म पर चलता है, और ये चलता है हमेशा एज इसको जो नेशनल इनकम पर दिया गया है, ठीक है। और भी इसके टूल्स जो मैंने आपको पहले बताए थे उस चार्ट में, ठीक है, जैसे आउटपुट हो गया, उसके बाद में इकोनॉमिक वेलफेयर हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो ये सारे इसके टूल्स में शामिल होते हैं। यहाँ पर इसको एक आधा ही दिया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर होगी सिचुएशन ऑफ द स्टडी, तो ये देखेगा इंडिविजुअल के बारे में कि जब वो इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है, इक्विलिब्रियम मतलब एक जो बैलेंस स्टेज हो जहाँ पर जाके चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जो यहाँ पर बैलेंस स्टेज में बात आएगी तो वो देखा जाएगा, यहाँ पर इसको स्मॉल लेवल पर देखा जाएगा, ठीक है, माइक्रो में। हाँ, फिर आ जाएगा डिसइक्विलिब्रियम में, क्योंकि अब जो इकोनॉमी इतनी बड़ी है तो वहाँ पर इक्विलिब्रियम कोई मेंटेन नहीं हो पाता, ठीक है, वहाँ पर कभी इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो पाता, और जो इक्विलिब्रियम हर बार होना भी सही नहीं है, हर बार होना इक्विलिब्रियम भी सही नहीं है, हर बार चीज़ बैलेंस स्टेज में हो ये भी कभी पॉसिबल भी नहीं हो पाता और इतना सही भी नहीं होता, तो ये भी बात आ गई, ठीक है। ये सब आपको अच्छे से देखनी है। फिर ये हाँ ठीक है, फिर ये आ जाता है पार्शियल इक्विलिब्रियम में, और ये आ जाता है ओवरऑल इक्विलिब्रियम में, जनरल इक्विलिब्रियम में इसकी बात होती है। अब यहाँ पर चेंज, तो जब भी चेंज की बात आए तो वापस यहाँ पर देखेंगे, चेंज देखेंगे तो बोलेंगे कि जो मैक्रो है वो चेंज नहीं हो रहा है, माइक्रो की स्टडी करेंगे तो जो सेकंड वाला है वो चेंज नहीं हो रहा, और जब हम उसकी स्टडी करेंगे तो देखेंगे कि माइक्रो चेंज नहीं हो रहे हैं। फिर आ जाता है जो कॉन्ट्रडिक्शन, पैराडॉक्स, मतलब एक दूसरे के अपोजिट,
तो मैंने ये बात आपको एक बार और समझाई हुई है, ठीक है। जैसे कहा है सेविंग इज बेनिफिशियल इन द माइक्रो, मतलब जो पैसा सेव करना इंडिविजुअल लेवल के लिए सही है, ठीक है। यदि एक व्यक्ति जो पैसा बचाएगा इंडिविजुअल लेवल पर तो उसके लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन ये का ये रूल ओवरऑल इकोनॉमी पर नहीं चल सकता, ठीक है। मान लो यदि कोई हर व्यक्ति इंडिया का हर दिन 1 रुपये सेव करे तो हमारी आबादी जो 130 करोड़ से ऊपर है, हर दिन का जो सेविंग होगी 130 करोड़ रुपए, मतलब 130 करोड़ मार्केट में नहीं पहुंच रहे हैं, तो हमारी इकोनॉमी सर्वाइव कैसे करेगी? अब ये तो एक दिन की बात है। यदि हर व्यक्ति हर दिन, ठीक है, पूरे साल के हर दिन यदि 1 रुपये सेव करे तो पता नहीं अरबों रुपए सेव हो सकते हैं, और वो आइडल पड़े रहेंगे, बेवजह पड़े रहेंगे, उनका कोई यूज नहीं हो पाएगा, तो इकोनॉमी कैसे सर्वाइव करेगी? तो कहा है जो स्टडी हमारी स्मॉल लेवल पर सही है वो शायद लार्ज स्केल पर सही ना हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये भी देख लिया, इनका डिफरेंस बहुत ज़्यादा मायने रखता है, आपको अच्छे से सारे, ठीक है, इनको डिफरेंस को देखना है। अब इसके देखेंगे हम इकोनॉमिक एनालिसिस। अब देखो एनालिसिस की बात करें तो हम इसको जो 3 के बेस से एनालिसिस दे सकते हैं। सबसे पहले बोल दिया ऑन द बेसिस ऑफ द जो डिपेंडेंसी के, ठीक है, मतलब जो कौन सी चीज़ जो एक्चुअल में किस पर डिपेंडेंट है उसके आधार पर। तो पहला हो जाएगा जो पार्शल, फिर हो जाएगा जनरल, ठीक है, 2 चीज़ें, फिर आगे टाइम एलिमेंट में, ठीक है, जो टाइम के अनुसार। तो पहला हो गया स्टैटिक, मतलब फिक्स, या फिर और बोले तो जो कॉन्स्टेंट, जो चेंज नहीं हो। कंपेरेटिव, जब भी 2 जो टाइम पीरियड के बीच में कंपेयर किया जाए, ठीक, जैसे 2008 और 2019 के बारे में कंपैरिजन हो गया, ठीक है। तो जब भी एक्चुअल 2 के बारे में स्टडी हो और देखा जाए कि एक्चुअल में इन दोनों में क्या क्या चेंजेस थे, तो वो हो जाएगा एज कंपेरेटिव स्टडी। डायनेमिक मतलब जो चेंज हो, ये सारे वर्ड्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। डायनेमिक मतलब जो चेंज हो, जो एवर चेंजिंग, ठीक है, जो हर दिन चेंज हो, उसको नाम दिया डायनेमिक, नाम दिया गया। रूल्स और डायरेक्शन के अनुसार 2 मेथड हो जाते हैं, ठीक है। पहला हो गया इंडक्टिव मेथड और सेकेंड हो गया जो एज डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव एंड द जो डिडक्टिव मेथड। ये 2 मेथड्स हमारे सामने आते हैं। तो अब हम सबसे पहले देख लेते हैं जो पार्शल के बारे में क्या बात है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको हम अंडरलाइन भी कर दें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो जब भी इकोनॉमी में सिर्फ एक फैक्टर को सामने रख के स्टडी किया जाए, सिर्फ सिंगल फैक्टर को रख के स्टडी की जाए, तो उसको नाम देंगे हम एज पार्शल एनालिसिस। सिर्फ एक की बात हो रही है, हम सेकंड के बारे में बात नहीं कर रहे, मतलब आधी अधूरी बात हो रही है, ठीक है। जैसे आपके सामने जो 2 चीज़ें हैं लेकिन आप बात सिर्फ एक की ही कर रहे हैं, तो ये हो गया पार्शल, मतलब आधा बोल दो, उसका जो कुछ उसके हिस्से के बारे में बात हो रही है, ठीक है। जैसे मान लो अब जो हमारी मार्केट की जो डिमांड है वो बहुत सारे एक्चुअल में फैक्टर से चेंज होती है। अब उसका सबसे बड़ा फैक्टर है प्राइस, ठीक है। अब यदि जो प्राइस चेंज होगा तो डिमांड चेंज होगी, ये बात पता है, लेकिन इसके अलावा भी तो फैक्टर है, जैसे आपकी इनकम, ठीक है। मैं यहाँ पर जो इनकम के बारे में स्टडी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ कि प्राइस में चेंज होने से डिमांड चेंज हुई, ठीक है, अच्छी बात है हुई, लेकिन बात हो रही है सिर्फ एक फैक्टर की मैं स्टडी देख रहा हूँ, मैंने यहाँ पर इनकम को कंसिडर नहीं किया, मैंने उसको मेरी स्टडी में शामिल ही नहीं किया, तो ये हो जाएगा जो पार्शियल एनालिसिस, ठीक है। लेकिन जब मैं यहाँ पर इनकम को भी शामिल कर दूँ, ठीक है, अदर प्राइस को भी शामिल कर दूँ, अदर गुड्स के प्राइस को भी शामिल कर दूँ, मतलब एक्चुअल में जो फैक्टर कि हमारी मार्केट की डिमांड को एक चेंज जो कर सकते हैं, यदि मैं उन सबको मेरी स्टडी में ले आऊँ तो वो कहलाएगा जनरल। जनरल मतलब जहाँ पर भी सबके बारे में बात हो, ठीक है, ये वर्ड से आपको याद रखना, पार्शियल, ठीक है। तो यहाँ पर जब 1 या 2 फैक्टर से बात हो, जनरल, जहाँ पर जो सब फैक्टर को सामने रखा जाए उसके बारे में स्टडी की जाए। टाइम एलिमेंट के अनुसार यदि आप देखें तो पहले आ जाता है यहाँ पर स्टैटिक। तो जब भी कोई स्पेसिफिक जो टाइम पीरियड के अनुसार हम देखें, जैसे मैंने कहा कि हमारी इकोनॉमी 2008 और 9 में बहुत ही बेकार फेज थी, मतलब बहुत बेकार स्थिति थी, तो सिर्फ बात 2008 और 9 की हो रही है, ये यहाँ पर स्टैटिक एक टाइम हो गया, स्पेसिफिक यहाँ पर टाइम हो गया, ठीक है। फिर मैंने कहा जैसे आपने अपनी 10th है वो एक्चुअल में 2017 में की थी, तो यहाँ पर 2017 की बात हो रही है और किस टाइम पीरियड की बात नहीं हो रही है, तो ये क्या लगेगा स्पेसिफिक, ठीक है। फिर आगे आ जाएगा जब भी 2 जो टाइम पीरियड के बीच में बात की जाए, ठीक है, जैसे यहाँ पर हो गया एक्चुअल में 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम इज नोन एज द कंपेरेटिव स्टडी। 2 टाइम पीरियड के बारे में बात हो रही है, ठीक है, 2008 2009, ठीक है, और हम इन दोनों के बारे में स्टडी करेंगे, दोनों में देखेंगे कि दोनों में एक्चुअली में क्या क्या चेंजेस हुए, ठीक है, दोनों में क्या जो सिमिलरिटी थी क्या सिमिलरिटी नहीं थी, ये कहलाएगा एज ए कंपेरेटिव एनालिसिस। फिर आ जाता है जो डायनेमिक आ जाता है कि जब भी, ठीक है, स्टडी में एवर चेंज होते हो, द प्रोसेस ऑफ चेंजेस बिटवीन द इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड द डायनेमिक एनालिसिस। तो जब एक्चुअल में चेंज हो रहा हो, ठीक है, जैसे हम देखा यहाँ पर इतना चेंज, ठीक है, उसके बाद अगले साल इतना चेंज, उसके बाद अगले साल इतना चेंज, मतलब जब आप हमेशा जो टाइम एलिमेंट के अनुसार जब एक चेंज को देखते जाएं, एवर चेंजिंग,
ठीक है, सिर्फ एक बार चेंज नहीं, एक बार दो बार चेंज नहीं, जब आप बार बार इसको चेंज देखते जाएं तो ये कहलाएगा डायनेमिक एनालिसिस हो जाएगा। अब वापस जो टर्म्स है, ये सारे टर्म्स आपको ठीक है याद भी रखने हैं, और ये टर्म्स एक्चुअल में जो दिए किसने थे ये भी याद रखने हैं। ठीक है, जैसे लास्ट लाइन आ जाती है, रैग्नर फिश वाज द फर्स्ट टू यूज द टर्म्स इकोनॉमिक स्टैटिक एंड द इकोनॉमिक डायनेमिक। तो ये दोनों वर्ड्स उसने दिए थे, इन दोनों को नोट्स में आप बनाकर इनको रखेंगे। अब इसके बारे में जो टूल्स पर डायरेक्शन पर बेस्ड है, ठीक है, ये टॉपिक मैं आपको अलग से स्टडी कराऊंगा। क्यों? क्योंकि ये टूल्स और ये डायरेक्शन ये थोड़े से अलग है, कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं, कि जिनको हम थोड़ा सा डिवाइड करेंगे उसके बाद में आपको देंगे, ठीक है, जिससे आपको इन डेप्थ स्टडी हो जाए। तो यहाँ तक मुझे लगता है आई होप्स आपको समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है, इसकी पार्ट्स कौन से हैं और इनके जो भी आपस के डिफरेंस थे वो भी आपने देख लिए। जो भी एक्चुअल में जो कुछ नोट्स वगैरह, ठीक है, मुझे कुछ और मिल जाए अच्छे नोट्स जो शायद थोड़े और जो इजी लैंग्वेज में हो, जहाँ पर बैठकर आप स्टडी कर सके, डिफरेंस ही क्यों ना हो, या फिर जहाँ पर माइक्रो के बारे में और अच्छे से बताया हो, वो मैं आपको पीडीएफ की फॉर्म में, ठीक है, इस वीडियो के बाद दे दूंगा। तो सिर्फ आप बैठ के स्टडी करें, ठीक है, आप मेरे साथ चलें, स्टडी हो जाएगी। यदि हम हर दिन का जो एक आधा भी यदि अपना टॉपिक यदि दे के क्लियर करें तो हमारा कोर्स इतना ही चलता रहेगा। अब मैं यदि कि ठीक है मान लीजिए आपको आपके सामने पढ़ाता, ऑफलाइन में पढ़ाता, फिजिकल में पढ़ाता, तो भी मुझे उतना ही समय लगता, ठीक है, कि जितना मैं आपको यहाँ पर जो समझा रहा हूँ। इसके बाद में भी यदि आपको कुछ यदि डाउट्स हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन डाउट्स पूछने का भी एक वे होना चाहिए। डाउट्स आप ऐसे पूछेंगे, आप पहले स्टडी करेंगे पीडीएफ्स की, उसके बाद में मैं आपको जो वीडियो भेज रहा हूँ आप उसकी स्टडी करेंगे, ठीक है, आप पहले जो अपने सारे एफर्ट्स देंगे, ठीक है, और जब बात समझ में नहीं आए, ठीक है, मैंने इतना कुछ एक्चुअली देख लिया सर, मैंने सारे पीडीएफ भी देख ली, आपने जो बुक भेजी थी मैंने उसको भी देख लिया, ठीक है, मैंने आपका वीडियो भी देख लिया, मैंने जो सब कुछ यहाँ पर समझ लिया, लेकिन फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर जो हमें स्पेसिफिक डाउट हो वो सामने लेकर आए। ऐसा नहीं है कि सर जैसे माइक्रो क्या है, ठीक है, मैंने कहा माइक्रो क्या है, तो मैंने कहा इंडिविजुअल के बारे में बात, तो अपने डाउट्स आप लेकर आए स्पेसिफिक, ठीक है, आपकी स्टडी होती रहेगी और आई होप, ठीक है, आप सब अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और मेरा तो ये भी ट्राई रहेगा कि मैं आपको हर दिन एक ऐसा वीडियो बनाकर दूं, ठीक है, जिससे आप हाफ एन आवर इस वीडियो को देख के स्टडी करें और हाफ एन आवर में अपने नोट्स बनाएं, ठीक है, 1 घंटे में आपकी स्टडी पूरी हो गई हर दिन की। चलो ठीक है।